नमस्ते। कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। रेशों से वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार होता है और रेशे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनसे वस्त्रों का निर्माण होता है, जैसे ऊन, रेशम इत्यादि। रेशम जो है क्या है? रेशम या सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। जांतव रेशे क्या है? जांतव रेशे ऐसे रेशे जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे जांतव रेशे कहते हैं। रेशम को भी रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। सेरीकल्चर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और रेशम कीट पालन ही इसे रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है? मादा रेशम कीट अंडे देती है और इनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यह आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपनी जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। और यह क्या करता है इसके बाद अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है और ये जाल इसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है, यानी उसे एक स्थान पर स्थिर कर देता है जिससे इसका आगे का विकास वहाँ संपन्न हो सके। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो रेशम कीट है, रेशम कीट अपने चारों तरफ एक रेशों का जाल बुन लेता है जिसे कोकून कहा जाता है और ये एक जगह स्थिर रहने में इसे मदद करता है। इसके बाद यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर क्या करता है? पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बनाता है। जल्दी कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है और ये आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। ये क्या करता है? अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति कराता है और प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करता है जिससे क्या एक चारों तरफ रेशा बन जाता है और ये सूख कर प्यूपा बना लेता है, प्यूपा बन जाता है। रेशम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रेशम के रेशों का उपयोग जो है रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। रेशम का मुलायम रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी में अधिक चमक होती है, किसी में कम चमक होती है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है रेशम का चमकदार कपड़ा, ये रेशम के धागे से बनाया जाता है। रेशम के वस्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, रंग में भी विभिन्नता लिए होते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है नीला, पीला, गुलाबी आदि। रेशम से रेशम की साड़ी भी बनाई जाती है और जो रेशम है विभिन्न प्रकार का रेशम यूज़ किया जाता है। उसमें रेशम के प्रकार है जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। ये विभिन्न प्रकार के रेशम है जिनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मुलायम, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में यानी विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट का पालन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। जो चीन है वह विश्व में प्रथम स्थान पर है। रेशम उत्पादन में भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, ठीक है, और उनके कोकूनों को एकत्रित किया जाता है और उनसे रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब रेशम कीट का पालन कैसे होता है? कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। फिर अंडों को सावधानी से क्या करते हैं? कपड़े के पट्टी या कागज के पट्टियों पर इकट्ठा कर लिया जाता है और इनको रेशम कीट पालक यानी जो इनको पालते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ पर पालक या किसान क्या करते हैं? उन्हें स्वास्थ्य स्थिति जैसे उच्च ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं जहाँ पर इनका विकास अच्छे से हो सके। अब रेशम की खोज कहाँ हुई, कैसे हुई, देखते हैं। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने
सम्राज्ञी सीलुंग चीन से अपने बगीचे में उगने वाली शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त यानी खराब होने का कारण पता लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने पाया कि सफ़ेद कृमि जो शहतूत की पत्तियों को लगातार खा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कृमि जो है अपने चारों तरफ एक चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से क्या हुआ, कोकून जो है उनकी गर्म चाय के प्याले में गिर गया और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया और रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक ये कड़ी पहरेदारी में रखा गया। उसके बाद यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में भी प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने इसकी यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है, यानी जहाँ से ये रेशम का व्यापार शुरू हुआ उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। हम ये रेशम कीट से कोकून का निर्माण किस प्रकार होता है चित्र में देखते हैं। जो मादा रेशम कीट है ये सैकड़ों अंडे देती है, उनसे लार्वा का विकास होता है और ये लार्वा क्या करता है, अपने चारों तरफ एक रेशों का जाल बुन लेता है जिसे कोकून या प्यूपा कहा जाता है। जो रेशम कीट है एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार गति करता रहता है और रेशों का जाल बुन लेता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म करके रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए और ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आ जाती है, जिससे कि जैसे ही लार्वा बाहर आए अंडों से वह यह क्या करते हैं, रेशम की पत्तियों को शहतूत की पत्तियों को लगातार खाते रहते हैं और साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है। जैसे शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों को बांस से बने ट्रे में रख देते हैं, जिससे क्या होता है जो रेशम कीट है लगातार शहतूत की पत्तियों को खाते रहते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। अब क्या होता है 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटी छोटी कक्षों में चले जाते हैं जो किसान द्वारा तैयार किया जाता है। इन छोटे छोटे कक्षों में क्या छोटी छोटी टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून आसानी से जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं जिसके भीतर क्या होता है, प्यूपा का विकास होता है। इसके अंदर ही प्यूपा का विकास होता रहता है धीरे धीरे और इससे ही क्या होता है, रेशम का निर्माण होता है और आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद जब रेशम का संसाधन कैसे होता है, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। ये कोकूनों की बड़ी डेयरी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रख दिया जाता है ताकि उसमें से कीट ना निकले और वो कोकून जो क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए पहले ही उसे पानी में उबाल लिया जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम की रीलिंग क्या है, कोकूनों में से रेशे निकालने के बाद उनसे जो धागे बनाए जाते हैं उसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, कोकूनों से रेशम निर्माण की प्रक्रिया उनसे धागे बनाए जा रहे हैं। रीलिंग जो है विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिनसे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम की रीलिंग किस में की जाती है, मशीनों में की जाती है। वहाँ से रेशे निकाले जाते हैं, फिर उनकी कताई होती है और उसके बाद क्या हमें धागे प्राप्त हो जाते हैं और इन धागों से क्या वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशम और प्राकृतिक रेशम। प्राकृतिक रेशम हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, कृत्रिम रेशम हमें मनुष्य क्या करता है, फैक्ट्रियों में निर्मित करता है। हमने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्न अभ्यास प्रश्न पहला, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर किसे कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। कैटरपिलर किसे कहते हैं, मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं और यही क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। प्रश्न 3, प्यूपा किसे कहते हैं। रेशम कीट लार्वा क्या करता है, स्वयं को सिल्क के रेशों से चारों तरफ से ढक लेता है और यही आवरण क्या कहलाता है, प्यूपा, कोशित या कोकून कहलाता है। प्रश्न 4, रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन यानी उनकी कताई की जाती है, फिर रेशम का धागा बनाते हैं और इस प्रक्रम को ही रीलिंग कहा जाता है।